अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो है लेक्चर है ये जॉइंडर ऑफ चार्ज के बारे में है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को समझा, चार्ज किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, किस तरीके से एक्यूज़ को पढ़ के सुनाया जाएगा, ठीक है, और कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या होंगे। और फिर चार्ज के अंदर हम जो है अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज को हमने समझा कि अल्ट्रेशन होने के बाद, अमेंड होने के बाद उसका क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। अगर मटेरियल इफ़ेक्ट है तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, और अगर क्लैरिकल मिस्टेक है, अदर कोई इफ़ेक्ट है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा एरर्स पे, मतलब कि एरर होगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा चार्ज पे, ठीक है। आज का ये जो लेक्चर है ये किस चीज़ के बारे में है? जॉइंडर ऑफ चार्ज। किस चीज़ के बारे में है? जॉइंडर ऑफ चार्ज। जॉइंडर ऑफ चार्ज क्या है? मिसाल के तौर पे एक अक्यूज्ड है, वो एक घर के अंदर जाता है और वो थेफ्ट भी करता है, थेफ्ट करने के साथ साथ हर्ट भी पहुंचाता है। 337 का ऑफेंस भी लगता है उसके ऊपर, और थेफ्ट का 379 का भी ऑफेंस लगता है उसके ऊपर। अब क्या जो अक्यूज्ड है, कौन है अक्यूज पर्सन? अक्यूज पर्सन अलग अलग उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होंगे या आइदर एक ही चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है। अब ये अक्रंस सेम है। क्या है ये? अक्रंस सेम है। तो इस सिचुएशन में अब देखें ना, इसने क्या किया, 10/1/2024 को इसने ये ऑफेंस कमिट किया, किसी के घर में घुसा और थेफ्ट कमिट की, चोरी की, ठीक है। घर में घुसा या नहीं घुसा, या आइदर उसके साथ जो है रास्ते के अंदर ही उसने जो है थेफ्ट कमिट किया। अब घर में घुसा, फिर आप कहेंगे सर ट्रेसपास कहाँ गया, फिर तो रॉबरी में आ जाएगा और डकैती में भी आ जाएगा अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उसने थेफ्ट कमिट की और साथ ही साथ हर्ट भी पहुंचाई, लेकिन अक्रंस सेम है। अगर अक्रंस सेम है तो जॉइंडर ऑफ चार्ज के तहत सेक्शन 233 के तहत चार्ज एक ही बार फ्रेम होगा। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे उसने 3 घरों के अंदर चोरी की, उसने रॉबरी की, ठीक है, यहाँ पर रॉबरी की, फिर यहाँ से निकला, फिर जो है दूसरे घर में घुसा, कराची का हाल बता रहा हूँ आपको, फिर इस जगह पे रॉबरी की, फिर तीसरे घर के अंदर घुसा, या तीसरे घर के अंदर नहीं भी घुसा तो बाहर किसी शख्स को पकड़ा और पकड़ के उसके साथ जो है उसको मारा भी और साथ ही साथ चोरी भी कर ली उसके। तो क्या होगा, अक्रंस चेंज हो गई। इस खिड़की से निकल गए, इस घर के अंदर गया, डेट सेम है, 10/1/2024, 10/1/2024, ठीक है। डेट सेम है, टाइम पीरियड में फ़र्क हो जाता है थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है। वो कोई जो है क्या नाम है उसका, कोई पर नहीं लगे हुए चोर के, चोर है वो, ठीक है। कराची के अंदर तो आपको हालात के पता है कि शेरलॉक होम्स बन के घूमना पड़ता है, मतलब जासूस बन के घूमना पड़ता है कि इधर अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो ये जो सामने वाला आ रहा है, क्या ये मुझसे कोई चोरी वगैरह तो नहीं कर लेगा। अगर कोई स्टूडेंट कराची का तो उसको ज़्यादा पता होगा। अब सेक्शन 233 ने क्या बताया, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अक्यूज्ड देयर शैल बी द सेपरेट चार्ज। सेपरेट चार्ज होना चाहिए जर्नली तो, ठीक है। एंड every such charge shall be tried separately except in the cases mentioned in section 234, 35, 36 and 39। 234, 35, 36, 39 के अंदर जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उसके अंदर तो चार्ज एक ही बार फ्रेम होगा, ठीक है, जो मैंने आपको भी कंडीशन बताई। लेकिन अगर उससे हटके है, अकरेंस चेंज हो गई, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में चार्ज भी सेपरेटली चार्ज होगा, ठीक है। फर्दर जुर्म अलग अलग से आयद होगा और ट्रायल भी सेपरेटली चलाया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उस पे पर्चा कटा 13D का, नाजायज़ असले का 13D का पर्चा कटा उस पर, फिर उसके ऊपर 302 की FIR हुई, PPC, ठीक है। नाजायज़ असला भी बरामद हुआ और 302 की FIR भी कट गई कि उसने एक जो है इंटेंशनली किसी का मर्डर किया। अब 302 इज ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। 302 कौन ट्राई करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। और जो 13D इज ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, तो इसका सेपरेट जो है चार्ज भी होगा, चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेपरेटली होगा, और दूसरी बात ये कि ट्रायल भी सेपरेट चलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद सेक्शन 234 से ऑनवर्ड अभी हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 234 क्या कहता है? सेक्शन 234 कहता है कि
3 offenses in same kind within a year. 3 offenses of same kind in a year. एक साल के अंदर उसने एक ही किस्म के 3 ऑफेंसेस किए. मे बी चार्ज टुगेदर. मे बी चार्ज टुगेदर. अभी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट आ गई. कोर्ट चाहे तो उसको सेपरेटली भी ट्राई करे या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है उसको टुगेदर भी चार्ज कर सकती है. अब क्या आ गया, सेक्शन 234 कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन अ स्पेस ऑफ 12 months फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द लास्ट सच ऑफेंसेस टुगेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन और नॉट, ही मे बी चार्ज विद और ट्राइड एट वन ट्रायल और नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3. ठीक है, इसके कहने का मकसद ये है कि या तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट चाहे तो उसको 1 ट्रायल के अंदर लिया है, ठीक है, या कोर्ट चाहे तो उसको 3 ट्रायल्स के अंदर लिया है और चार्ज हो चाहे हो तो एक बार ही हो जाए या फिर सेपरेट हो. जब जाहिर सी बात है चार्ज सेपरेट होंगे तो ट्रायल भी सेपरेट होगा. एक बार फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी तो फिर जो आपका ट्रायल है वो भी एक ही बार होगा. अब यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है कोड की. ठीक है, 235 क्या कहता है, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस. 235 ने क्या कहा, ट्रायल ऑफ मोर देन वन ऑफेंसेस. सेक्शन 235 को जब हमने पढ़ा तो इसके अंदर कह रहे हैं इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट कनेक्टेड टुगेदर एज फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन more offenses than one are committed by the same person may be charged with and tried at one trial. मतलब कि एक सीरीज ऑफ एक्ट है. एक सीरीज ऑफ एक्ट क्या है, वो सबसे पहले घर के अंदर घुसा. घर के अंदर कैसे घुसा, जाहिर सी बात है उसने ट्रेस पासिंग, हाउस ट्रेस पास की. हाउस ट्रेस पासिंग करने के बाद फिर उसने क्या किया, फिर उसने जो है रॉबरी की. एक से ज़्यादा बंदा था, ठीक है. फिर उसमें से एक शख्स था जिसने रेप कमिट किया. ठीक है, रेप कमिट करने के दौरान दो बाकी जो दो थे वो उसको देख रहे थे और साथ ही साथ जो बाकी दो थे उन्होंने हर्ट भी पहुंचाई दूसरे लोगों को. ठीक है, अब ये अकरेंस एक ही है. क्या है, ट्रांजैक्शन एक ही है. 1/1/2024 को ये ट्रांजैक्शन होती है एक ही टाइम पे. लेकिन क्या है, इसके ना सीरीज ऑफ एक्ट हैं. क्या है, सीरीज नंबर ऑफ एक्ट हैं जिसके थ्रू अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एक ही बार चार्ज फ्रेम किया जा सकता है. कह रहा है ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशन इफ द एक्ट्स अलेज्ड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन द टाइम बिंग विच द ऑफेंस इज डिफाइंड पनिश्ड द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ देम मे बी चार्ज विद द ट्राइड विद एट वन ट्रायल और ईच ऑफ अदर ऑफेंसेस. मतलब कि एक उसने ऐसा ऑफेंस किया जिसकी मीनिंग 2 हैं अलग अलग ऑफेंसेस में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग लॉ में. तो उसको सबसे पहले तो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि उसको चार्ज फ्रेम करने के दौरान बताया जाएगा किस लॉ के तहत उसको पनिशमेंट मिल रही है. तो यहाँ पर अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जो कि पीपीसी के तहत भी जुर्म है और हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर भी जुर्म है. कैसे कि उसने जो है मिसाल के तौर पे कैडर ट्रेस पास एक्ट कर दिया, या फिर उसने क्या किया, उसने 13D का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 13D के तहत उसने जो है नाजायज़ असलाह रखा और उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो है मर्डर भी कर दिया. अब यहाँ पर आप ये क्लियर करें कि जब एक शख्स 2 ऑफेंसेस कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 ऑफेंसेस कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेटली भी चार्ज किया जा सकता है. अंडरस्टैंड. उसके बाद खोलें सेक्शन 236. 236 क्या कह रहे हैं, व्हेन इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंसेस हैज़ बीन कमिटेड. 236 क्या कह रहा है, doubtful what offense has been committed. अब यहां पर क्या है, देखें, पहली बात तो ये कि एक शख्स क्या करता है, एक शख्स करता है रॉबरी की, उसने रॉबरी है, लेकिन क्या उसके ऊपर जो चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुई वो हुई डकैती की. डकैती और रॉबरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं, इसलिए समझा रहा हूँ.
उसके ऊपर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किसकी हुई? चार्ज उसके ऊपर फ्रेम हुआ डकैती का। बाद में ये पता चला, डाउटफुल था कि डकैती है या रोबरी है, ठीक है, बाद में पता चला वो तो रोबरी थी, डकैती नहीं थी। जब ज़्यादा सज़ा थी उसको कन्वर्ट किया गया लोअर पनिशमेंट में, मतलब ज़्यादा सज़ा को कन्वर्ट किया गया कम सज़ा में, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद उसी सेम चार्ज के तहत सज़ा सुनाई जा सकती है, उसी सेम के तहत क्या सुनाई जा सकती है, सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन अगर चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ रोबरी का और बाद में पता चलता है कि वो रोबरी नहीं, वो तो क्या थी, वो तो डकैती थी, फिर क्या होगा, फिर सेपरेट चार्ज फ्रेम होगा। अंडरस्टैंड? फिर क्या होगा, फिर सेपरेट चार्ज फ्रेम होगा। उसके बाद सेक्शन 237, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज इन वन ऑफेंस ही कैन बी कन्विक्टेड ऑफ अनदर। अब ये इसने यही बात की 237 ने जो मैंने अभी आपको समझाई। उसके बाद आ जाएं 238, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज। व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड, जब ऑफेंस साबित हो गया, इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विथ एन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेवरल पर्टिकुलर्स, a combination of some only in which constitutes the complete minor offense। मतलब ये भी वही बात कर रहा है, मतलब घुमा फिरा के फिर वही बात कर रहा है कि माइनर ऑफेंस मेजर ऑफेंस की जो चार्ज है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है माइनर के अंदर, माइनर को मेजर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 239 क्या कहता है, व्हाट पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली। वो कौन कौन से पर्सन हैं जिनको चार्ज जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है? पर्सन अक्यूज इन द सेम ऑफेंस कमिटेड, जिसने सेम ही ऑफेंस किया है, सेम ही ट्रांजैक्शन के अंदर हिस्सा लिया है। उसके बाद बी कहता है कि पर्सन अक्यूज इन एन ऑफेंस एंड पर्सन अक्यूज इन अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। या तो अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस 511 के तहत, या तो फिर अबेटमेंट की हो 107 के तहत। तो फिर क्या होगा, फिर वो जो है चार्ज उसका जॉइंटली ट्रायल चलाया जाएगा, ट्रायल भी जॉइंटली होगा और चार्ज भी जॉइंडर ऑफ चार्ज होगा। पर्सन अक्यूज्ड more than one offense and the same kind within the meaning of section 234 committed them jointly within the period of 12 months। मतलब एक साल के अंदर अंदर उन्होंने 3 से ज़्यादा ऑफेंसेस किए एक जैसे, ठीक है, वो में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। पर्सन अक्यूज इन डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, मतलब पर्सन अक्यूज हैं लेकिन डिफरेंट ऑफेंसेस के अंदर हैं, लेकिन क्या है, ट्रांजेक्शन फिर भी सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद बताता है हमें किस चीज़ के बारे में, पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, पर्सन अक्यूज इन रिसीविंग और कंटेनिंग डिस्पोजल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पोजेशन। तो ये सारे के सारे वो पर्सन हैं जिनका जॉइंटली ट्रायल चलाया जा सकता है, जॉइंडर ऑफ चार्ज साथ ही होगा। उसके बाद पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफेंस अंडर 411, 414, किस चीज़ के बारे में, 411 और 414 of the PPC and either those section in respect of stolen property possession of which has been transferred by one offense। मतलब जिस ऑफेंस के ज़रिए से ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी, मतलब के ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो ये सारे के तहत क्या होगा, आपका ट्रायल जो है वो जॉइंटली चलाया जाएगा और जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी जॉइंटली होगी। जॉइंट ट्रायल के बारे में एक केस लॉ लिखें जो क्या कहता है, दिस सेक्शन इन लास्ट एक्सेप्शन ऑफ 233 की क्या है ये एक्सेप्शन विच लेज डाउन द जनरल प्रिंसिपल दैट एवरी ऑफेंस मस्ट बी चार्ज एंड ट्राइड सेपरेटली। अब ये देखें कि जो 233 प्रोविजन था उसने बताया कि हर ऑफेंस को सेपरेटली चार्ज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा कि 239 के अंदर के इन ऑफेंसेस के अंदर आप जो है सेपरेट ट्रायल चला सकते हैं, जॉइंटली ट्रायल चला सकते हैं और चार्ज भी जॉइंटली होगा, ठीक है। वेयर देर इज जनरल लॉ देर इज जनरल रूल देर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये उसकी एक्सेप्शन 234 की, 233 की, ठीक है। इसका केस लॉ कौन सा है, PLD 1976 लाहौर, पेज नंबर 28। अब ये चीज़ क्लियर है लॉ से कि ये एक्सेप्शन ही है, लेकिन फिर भी केस लॉ ज़रूरी आपको चाहिए, केस लॉ सर, केस लॉ लाजमी है। 240 क्या कहता है, फिर 240 को अगर हम देखें, विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन वन ऑफ सेवरल चार्जेस, उसको एक या एक से ज़्यादा चार्जेस अलेज्ड हैं और जिसमें से वो विड्रॉल है, मतलब कि विड्रॉ कोई कर रहा है। व्हेन द चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन द फ्रेम against the same person and when a conviction has been head on
one or more of them, the complainant officer including prosecution may with the consent of the court withdraw the remaining। मतलब अगर विड्रॉ करना चाहे कोई भी प्रोसिक्यूशन या आइदर कंप्लेनेंट तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। ये हो गया हमारा जॉइंडर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में आप ये कह रहे थे सर चार्ज फ्रेम करना सिखा दें, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, यही ना। ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आ गया। अब आएगा आपका जस्ट ये रहा। ठीक है, अब देखें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, कोड का नाम आएगा, सबसे पहले क्या होगा, नेम ऑफ द कोड। कोड का नाम क्या है, इन द कोर्ट ऑफ एडीजे, इन द कोर्ट ऑफ, मिसाल के तौर पे इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, या फिर इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज लाहौर। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद केस नंबर, सेशन केस नंबर आ गया, 26 है और 2024 का है। फिर उसके बाद सेशन ट्रायल नंबर, सेशन ट्रायल नंबर आ गया, ये भी क्या है, ये भी जो भी है आपका 24 का आ गया। फिर आएगा पार्टीज़ के नाम, द स्टेट वर्सेस हुज़ैफ़ा अली, पार्टीज़ के नाम आ गए। फिर आएगा केस FIR नंबर, केस FIR नंबर, जो भी आपकी FIR नंबर है वो आएगी 2195, जो भी आपकी FIR नंबर है। ऑफेंस अंडर PPC, ऑफेंस अंडर सेक्शन ऑफ PPC के कौन कौन से सेक्शन आप बता रहे हैं वो भी। फिर चार्ज शीट, अब चार्ज शीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किस चीज़ के बारे में, चार्ज शीट के बारे में। चार्ज शीट के अंदर क्या क्या लिखा होगा, आई नेमली, जो भी जज का नाम है, आई नेमली सेशंस जज लाहौर चार्ज यू फॉलोइंग अक्यूज्ड, चार्ज यू फॉलोइंग एक्यूजेशन। फर्स्टली ऑन डेटेड 30/12/2024 एट अबाउट 8 PM। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, उसको एक एक चीज़ बता रहा है। इन द एरिया ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी कच्चा लॉरेंस रोड फॉलिंग इन द जुरिसडिक्शन ऑफ PS थाना, जो भी आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो लाहौर। यू आर अबव नेम्ड अक्यूज्ड कमिटेड हर्ट ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग which comes under the offence of punishable 337G PPC which is the jurisdiction of this court। उसको सबसे पहले ये बताया गया कि आपने ये ऑफेंस किया है, इस सेक्शन के तहत किया है, जिसकी डेफिनेशन ये है और वो इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है। सेकेंडली डेट ऑन द सेम डे टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस भी बताया गया, किस वक्त किस दिन। यू आर अबव नेम अक्यूज डैमेज्ड द प्रॉपर्टी विच इज़ पनिशेबल अंडर 427 PPC, आपने उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, 427 PPC आपके ऊपर नुकसान रसानी का एप्लीकेबल हुआ। विच इज़ विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, जिसकी कॉग्निजेंस कौन लेगी, ये अदालत लेगी। Thirdly, that on the same day, time and place, you, the above named accused, committed on offence under 279 PPC, which is cognizance of this offence। 279 क्या है, वो भी प्रॉपर्टी के बारे में ही है। ठीक है, मतलब कि किसी प्रॉपर्टी को नुकसान वगैरह पहुंचाया उसके बारे में। और फिर उसको डेफिनेशन भी बताई जाएगी कि उस ऑफेंस की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। एंड आई हेयर बाय डायरेक्टेड डेट यू ट्राइड बाय दिस कोर्ट इन द सेड चार्ज, और मुझे ये डायरेक्शन मिले कि मैं आपको क्या करूं, आपके ऊपर ये चार्जेस लगाऊं, आपके ऊपर ये ऑफेंसेस के चार्जेस लगाऊं, आपके ऊपर चार्जशीट फ्रेम करूं। फिर जो है डेट आएगी और फिर एडिशनल सेशन जज के सिग्नेचर वगैरह और फिर सर्टिफिकेशन उस जज की। ये आपका सिंपल मैनर है चार्ज फ्रेम करने का। इसमें कोई भी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है।
ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप ये कहें कि सर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, हद से ज़्यादा मुश्किल, हम कभी भी ये सॉल्व कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा हार्ड है कि हमसे तो ये ना हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मकसद सिंपल इतना है कि अगर एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार आप समझेंगे, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आप चार्ट शीट किसी भी कंसर्न कोड से उठा के पढ़ लेते हैं तो उसको आपने क्या करना है, असाइनमेंट के तौर पे खुद से लिख कर मुझे पीडीएफ के अंदर शेयर कर देने, ताकि मैं देख सकूं कि आपको ये चीज़, ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर फ्रेमिंग ऑफ चार्ट समझ में आया भी है या नहीं आया। अगर आया भी है तो कितना, किस हद तक समझ में आया है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें। थैंक यू, डेट्स ऑल।